इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्टीफन मलाम का लिखा हुआ पोएम अपैरिशन को। इसका लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे, इसके क्रिटिकल थीम को समझते हुए चलेंगे और मलाम का भी कुछ सिंबॉलिस्ट मूवमेंट के बारे एक दो क्रिटिकल थिंग्स पोएम के साथ रिलेट करके समझेंगे। इस पोएम का जो इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं, स्टीफन मलाम फ्रेंच सिंबॉलिस्ट मूवमेंट के एक बहुत बड़े हिस्सा थे। ठीक है, इन मूवमेंट में उनके कई और फेमस साथी थे, चार्ल्स बॉडलेयर और पॉल वर्लिंग। ठीक है, तो इन्होंने अपना पोइट्री का थ्रू सिंबॉलिज्म का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। ऐसा सिंबल का यूज़ किया है जिसका चलते वो नेचुरल वर्ल्ड और इंटरनल वर्ल्ड, ये दोनों का जो आपसी संपर्क है उसको दिखा सके। एक इथीरियल क्वालिटी का हमेशा उन्होंने बहिर्प्रकाश किया है। इथीरियल क्वालिटी इन द सेंस जो इस वर्ल्डली टच से थोड़ा बाहर हो, थोड़ा सुपर नेचुरल टाइप का हो, थोड़ा अदर वर्ल्डली टाइप का हो, थोड़ा हेवनली टाइप का हो। ठीक है, इस टाइप का कुछ मीनिंग वाला सिंबल्स उन्होंने यूज़ किया है। और उनका ये सिंबॉलिस्ट पोएम्स का जनरली कुछ कॉमन थीम रहा है, द पासिंग ऑफ टाइम, द पासिंग ऑफ ब्यूटी एंड ड्रीम एंड रियलिटी। ये सब कुछ थीम्स के ऊपर उन्होंने कुछ कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स यूज़ करके अपना पोइट्री जनरली उन्होंने उनका यही फीचर रहा है। तो इस पोएम अपैरिशन में भी हम लोग ये सब कुछ फीचर्स को देख सकेंगे। जैसे ही लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे हम लोग वो देखते हुए चलेंगे। ओके, और ये जो पोएम हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, इसको ट्रांसलेट किया है विल्फ्रेड थॉर्ली ने, क्योंकि ओरिजिनल में तो ये फ्रेंच में लिखा हुआ है, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन उन्होंने किया है। अब इंग्लिश ट्रांसलेशन कोई और ट्रांसलेटर ने भी करके रखा है। मैंने ये जो पीस आपको दिखा रहा हूँ मेरे वीडियो में वो विल्फ्रेड थॉर्ली का, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। ओके, अब आइए लाइन बाय लाइन एनालिसिस करते हैं। The moon grew sad, and weeping seraphim, musing among the vaporous flowers as swim. तो जो चांद है वो दुखी हो गया, और जो सेराफिम है, सेराफिम इन द सेंस आप एंजल कह सकते हैं, जो हेवनली एंजल्स रहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो रो रहे हैं। और म्यूजिंग एमंग, म्यूजिंग इन द सेंस वो लोग सोच रहे हैं, दे आर थिंकिंग समथिंग डीपली, कंटेम्पलेटिंग समथिंग डीपली। ओके, तो जो चांद है वो बेचारा सैड हो गया है, जो सेराफिम है, एंजल है, वो भी दुखी है, वो भी रो रहा है, और ये रो रो के सोच रहा है, डिप्रेशन इसका आ रहा है, सैडनेस आ रहा है, किसमें, चारों तरफ जो फ्लावर्स है ना वो वेपरस है, वेपरस फ्लावर्स एस्विम, ऐसे लग रहा है जैसे चारों तरफ फूल जो है वो लहर रहे हैं। ठीक है, वो तैर रहे हैं, किस चीज़ में तैर रहे हैं, हवा में तैर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे वाटर वेपर जैसे हल्का होकर ऊपर उड़ जाता है, वैसे ये फ्लावर्स भी जैसे वाटर वेपर जैसे हल्का होकर के ऊपर उड़ रहे हैं और चारों तरफ हवा में तैर रहे हैं। तो ये ऑब्वियसली कोई वर्ल्डली सीन तो है नहीं। अब नॉर्मल दुनिया में, नॉर्मल नेचुरल वर्ल्ड में ये सीन तो देखोगे नहीं। तो इसी का थ्रू वो एक ऐसा अदर वर्ल्डली या एक इथीरियल या एक मैजिकल एक सेटिंग वो क्रिएट कर रहे हैं, जिसके चलते हम लोगों का मन में समझ में आ जा रहा है कि ये कोई नॉर्मल या यूजुअल चीज़ हम लोग नहीं देख रहे हैं। तो इसको कनेक्ट करना पड़ेगा इंटरनल वर्ल्ड से, या फिर सबकॉन्शियस माइंड से, या फिर द डेप्थ ऑफ माइंड और द डेप्थ ऑफ कॉन्शियसनेस विच वी कैन नॉट रीच इन नॉर्मल आवर सेंस। ओके, और इन नॉर्मल वर्ल्ड, आवर नॉर्मल डेली लाइफ, उस लिहाज से भी आप इसको सोच सकते हैं। विथ स्लो बोज फ्रॉम द सॉबिंग वायल्स ड्रू वाइट टीयर्स दैट सैंक इन देयर कोरोनल्स ब्लू। तो धीरे धीरे जो उसमें वायल्स, वायल्स एक आपका स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, तार वाला एक वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, इसको जनरली कोई मेलानकलिक ट्यून से रिलेट किया जाता है। तो मेलानकलिक ट्यून या थोड़ा सा शोक वाला ट्यून बजाने वाला ये जो वाद्य यंत्र है वायल, इसमें से ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे इसमें कोई, इसका तार में कोई अपना उंगलियां फेर रहा है, और जैसे वो रो रहा है, वो यंत्र जैसे रो रहा है, उससे ऐसा साउंड निकल रहा है जो कि सॉरोफुल हो। ठीक है, और सफ़ेद टीयर यानी सफ़ेद आंसू गिर रहे हैं। वो अच्छा, वाइट यहाँ पे प्योरिटी का सिंबल है, और वाइट टीयर्स इन द सेंस क्या, क्या किसी वाद्य यंत्र से आंसू गिर सकते हैं, नहीं। यहाँ वाइट टीयर्स एक तरीके का सॉरोफुलनेस का सिंबल है। ठीक है, चारों तरफ जो एक दुख का, एक सैडनेस का जो मातम छाया हुआ है, वो जो परिवेश है उसका एक सिंबल, एक कॉन्क्रीट फॉर्म है वाइट टीयर्स। वाइट टीयर्स जो डूब जा रहे हैं नीला कोरोनल्स में। कोरोनल इन द सेंस, ये अगर आप फिजिकल एस्पेक्ट से सोचे तो ये एक वर्टिकल
ऐसा बॉडी का पार्ट होता है जिसको आप दोनों तरीके से, जिसका दोनों साइड मतलब आगे का साइड और पीछे के साइड पे आप डिवाइड कर सकते हैं अगर आप एनाटॉमिकली सोचे तो। और अदरवाइज ब्लू कोरोनल्स मतलब आप हेवन इन द सेंस स्काई को भी समझ सकते हैं। दोनों मीनिंग यहाँ पे है, ठीक है। कि अगर टीयर्स को सचमुच में टीयर्स माना जाए तो यहाँ कोरोनल्स हो जाएगा फेस, ह्यूमन फेस, ठीक है। और अगर आप टीयर्स को सिंबॉलिकल टीयर माने तो ये जो ब्लू कोरोनल्स ये हो जाएगा ब्लू स्काई, ठीक है। जैसे कि वहाँ से जो सेराफिम्स लोग, एंजल्स लोग, ये भी तो हेवन में इन द सेंस स्काई में ही रहते हैं। तो जैसे स्काई में रहते हुए ये लोग वो वायल बजा रहे हैं और उनके आंख से आंसू गिर रहे हैं, ठीक है। इट वॉज द ब्लेसड डे ऑफ योर फर्स्ट किस। अब यहाँ आकर के हम लोग को पता चल रहा है कि इतना जो दुख है, इतना जो मातम है, इतना जो बहुत अजीब सा चारों तरफ गमकीन परिवेश छाया हुआ है, उसका कारण क्या है या वो किस ओकेशन में हुआ है। इट वॉज द ब्लेसड डे ऑफ योर फर्स्ट किस। पोएम का जो स्पीकर है उन्होंने उनको कोई किस किया था पहली बार, और वही चीज़ का जो मेमोरी है, वही मेमोरी को सोच सोच करके उनका चारों तरफ सैडनेस छाया जा रहा है। अब आप लोग सोचोगे कि कोई अगर किसी को पहली बार किस कर रहा है तो ये एक लव का निशानी है, प्यार का निशानी है, अफेक्शन का निशानी है, तो फिर इसमें सैडनेस क्यों, है ना। फिर आप देखो कि ब्लेसेड भी लिखा हुआ है, इट वॉज द ब्लेसेड डे, है ना। यानी पोएट के आई मीन जो स्पीकर है वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये उनके लिए कोई दुर्भाग्य वाला दिन नहीं था, ये बहुत ही एक उनका लिए अच्छा मोमेंट था, एक सौभाग्यवान मोमेंट था, एक फॉर्चुनेट मोमेंट था टू रिसीव द फर्स्ट टोकन ऑफ लव। लेकिन फिर भी इन इसका जो मेमोरी है ना, ये उनका दिल में प्यार से या सेटिस्फैक्शन से ज़्यादा सैडनेस ला रहा है। इसका एक सिंबल ये हो सकता है कि प्यार आता तो है सबका ज़िंदगी में लेकिन ठहरता नहीं है। तो वो जो प्यार का ये जो ट्रांजिटरी स्टेज है ना, कि आना आना तो तय है लेकिन ठहरना नहीं, तो उसका जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा दुख देता है। जब प्यार चला जाता है तब वो जितना दिन के लिए प्यार था वो मेमोरी सोच सोच करके आदमी और ज़्यादा दिल से कुरेद जाता है। तो दैट माइट बी द पोइट इज हिंटिंग टुवर्ड्स दैट सैडनेस। ओके, माई रेवरी, अब वो क्या बता रहा है कि मेरा जो रेवरी इन द सेंस डे ड्रीम, दिन में देखा हुआ सपना। ओके, अब दिन में आदमी आंख खोल के सपना तो देखता नहीं है, तो रेवरी इन द सेंस आप एक इमेजिनेशन समझ सकते हैं, एक अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन जो कि आदमी कल्पना कर रहा हो, सोच रहा हो, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ईगर विथ न्यू मिजरीज, तो यहाँ पे दो क्वालिटीज़ है उनका डे ड्रीम का, रेवरी का, इमेजिनेशन का। एक तो वो ईगर है, ईगर इन द सेंस काफ़ी इंटरेस्टेड है, काफ़ी उत्सुक है। क्यों? क्योंकि पहला प्यार का उनको स्पर्श मिला है, तो ही इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट, ही इज़ फीलिंग वेरी थ्रिल्ड अबाउट दैट। और लेकिन वो जो मतलब एक्सपीरियंस है वो अपना साथ नया मिजरी भी ला रहा, नया दुख भी ला रहा, नया शोक भी ला रहा। तो ये फिर से बताता है सिंबोलिज्म कि प्यार अपने साथ साथ सुख तो लाता ही है, लेकिन प्यार जो चला जाता है उसका जो ये भागने वाला नेचर है ना, एस्केपिस्ट नेचर है, फ्लीटिंग नेचर है, वो बाद में बहुत दुख देता है। तो एक तरीके से पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, दोनों है, सुख भी है दुख भी है। वॉज ऑल अ swoon with perfume of shy grief that leaves the heart to gather its own sheaf। तो मेरा जो ये डे ड्रीम था या मेरा जो एक कल्पना था, ये मेरा एक्सपीरियंस था जिसको मैं सोच रहा हूँ बार बार, ये किस चीज़ का परफ्यूम से भरा हुआ है। अच्छा, अस्वून का मतलब है कि आप कॉन्शियसनेस खो देना, ठीक है। जैसे लग रहा है कि मेरा इमेजिनेशन करते करते मैं ऐसा हालत में चुक गया हूँ कि मैं रियलिटी से, अपना कॉन्शियसनेस से दूर भाग चुका हूँ, अब मेरा रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है। और यहाँ बस मुझे किस चीज़ का परफ्यूम आ रहा है, किस चीज़ का खुशबू आ रहा है, ग्रीफ का, दुख का खुशबू आ रहा है। वो भी कैसा दुख? शाई ग्रीफ, यानी शर्मीला दुख, जो दुख नॉर्मल टाइम में खुद को सेल्फ रिवील नहीं करता है, सिर्फ मैं जब प्राइवेटली रहता हूँ, जब मैं अपने आप सोचता हूँ तभी वो मेरे पास आता है। दैट लीव्स द हर्ट टू गैदर इट्स ओन शीप, जो इस हर्ट को, मेरे दिल को तन्हा छोड़ देता है अपना ग्रेन कलेक्ट करने के लिए। शीफ मतलब आपका होता है कि एक जगह या एक गुच्छा कह सकते हैं जिसमें ग्रेन यानी दाना, जो क्रॉप्स होता है ना, जो फसल होता है उसका दाना को एक जगह आप गैदर करते हो, तो जो कंटेनर में करते हो या जो कलेक्टेड एक साथ रहता है उसको शीफ कहा जाता है। तो हार्ट को यहाँ पे एक तरीके से आप फार्मर के साथ तुलना किया गया है, किसानों के साथ तुलना किया है कि वो अपना मेहनत का जो प्रोडक्शन है वो जैसे कलेक्ट करता है एक जगह, तो वैसे हार्ट भी जो है, दिल भी है, दिल भी अपना मेहनत का जो प्रोडक्शन है, इन द सेंस दिल जो इतना प्यार लगाया, इतना इमोशन लगाया, ठीक है, उसका जो रिजल्ट है उसको अकेले वो कलेक्ट करने के लिए
जा रहा है और उसका रिजल्ट क्या है, दिल का इतना इमोशन जो आया उसका रिजल्ट गम है, उसका रिजल्ट दुख है, उसका रिजल्ट तन्हाई है, उसका रिजल्ट परमानेंट लव नहीं है। दैट इज व्हाट द स्पीकर इज मोर्निंग अबाउट। ठीक है, एंड फ्रेट्स नॉट नॉट येट सिकन ऑफ इट्स प्राइज। अब यहाँ पे मजे की बात है कि ये जानते हुए भी ये दिल जो है वो फ्रेट नहीं कर रहा, फ्रेट इन द सेंस कि एजिटेट हो जाना, ठीक है, उत्तेजित हो जाना, ठीक है, हाइपर हो जाना, तो वो तो ना हाइपर हो रहा है, नॉर इट सिकन्स ऑफ इट प्राइस, ना तो वो अपना ये जो उपहार है ना, मतलब ये दिल लगाने का जो तोहफा उसको मिला है, ये जो दुख का, ये जो एक तरीके से मेंटल पीसलेसनेस का, ठीक है, कभी खुशी कभी गम, ये वाला जो उसका हाल है, तो इस प्राइस से वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान भी नहीं है। ये प्राइस उसको सिक भी नहीं बना रहा, सिक इन द सेंस फिजिकली सिक नहीं, मतलब मेंटली इल या मेंटली डिस्ट्रेस भी नहीं बना रहा, ठीक है। तो ये एक तरीके से इसको एक्सेप्ट कर चुका है कि मेरा अब हालत ही ऐसा हो गया है कि प्यार मैंने किया है, प्यार का एक्सपीरियंस मुझे मिला है, लेकिन वो प्योर लव वाला नहीं है, इसमें दुख वाला भी है, बट चलो जैसे मिला है आई एक्सेप्ट इट। आई वंडर्ड एंड द वर्न वे हेल्ड माई आईज वेन इन द स्ट्रीट आई सॉ योर सन गर्ड हेयर। मैं घूम रहा था इधर उधर, वंडर इन द सेंस एमलेसली इधर उधर घूमना, और जो वर्न वे है मतलब एक मतलब ऑलमोस्ट इरोडेड वे, या आप कह सकते हैं कि मतलब रिपीटेड, इतना बार आप उस रास्ते से चल चुके हैं कि वो अभी वर्न आउट हो गया है, उसमें कोई अट्रैक्शन कोई अपील बचा नहीं, वहीं सेम पुराना रास्ता। तो वहीं पुराना रास्ता मेरे आंखों के सामने था। अच्छा, पुराना रास्ता का आप एक सिंबोलिज्म ये भी निकाल सकते हैं कि वो पहले हम लोगों का पोएम का जो स्पीकर है वो पहले व्यक्ति नहीं है कि जिनका ज़िंदगी में प्यार आया और फिर प्यार का ट्रांजिटरी नेचर के वजह से उनको दुख झेलना पड़ रहा है या डिप्रेशन झेलना पड़ रहा है। उनसे पहले भी बहुत कोई का ज़िंदगी में यही सेम तरीके से प्यार आया है, ब्यूटी आया है, कुछ देर के लिए बहुत मज़ा उनको दिया है, कुछ देर के लिए बहुत आनंद दिया है, लेकिन फिर जैसे ही वो छोड़ के चल गया है तो सब कोई दुख में आ गए हैं। तो ये वही पुराना रास्ता है, वही पुराना डेस्टिनी है, सबके साथ हुआ है, अब इनके साथ भी हो रहा है, ठीक है। When in the street I saw your son got here, जब मैंने रास्ते में एक दिन देखा था तुम्हारा, मतलब यही वही लड़की का बात किया जा रहा है जिसका फर्स्ट किस से इतना सारा इंसिडेंट हो रहा है। जब मैंने तुम्हारा सन गट हेयर देखा, सन गट इन द सेंस सराउंडेड बाय सन, है ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे बालों को जैसे सूरज ने घेर रखा है। ये एक्चुअली उनका बालों का जो गोल्डन कलर है उसका ब्यूटी को मतलब बढ़ा चढ़ाने का रिप्रेजेंट यहाँ पे किया जा रहा है। एंड यू ऑल स्माइलिंग द ट्विलिट एयर, और तुम थे सारा, जैसे तुम्हारा जो स्माइल था जैसे लग रहा था वो सिर्फ तुम्हारे होठों में नहीं, तुम्हारा हर अंग प्रत्यंग में वो स्माइल झलक रहा, वो ब्राइटनेस, वो खुशी, जैसे तुम्हारा हर स्किन पोर से निकल निकल के आ रहा हो। यू वेर योर सेल्फ अ सोर्स ऑफ ब्यूटी एंड इंस्पिरेशन एंड जॉय इन द ट्विलिट एयर, ठीक है। तब क्या था, ट्विलिट इन द सेंस जो ट्वाइलाइट का टाइम होता है ना, मतलब जब दिन खत्म होता है और शाम घना के आता है, तो ब्राइटनेस एंड डार्कनेस का जो बीचों बीच का पर्याय है, जो लिंकिंग पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट है, उसी को ट्वाइलाइट कहा जाता है। अब यहाँ पे ट्विलिट एयर का आप ये भी एक मतलब निकाल सकते हो कि हियर इट इज ट्राइंग टू ब्लेंड बोथ जॉय एंड सॉरो, बोथ हैप्पीनेस एंड सैडनेस, ओके। ये मिलन को भी बता रहा है और विच्छेद को भी बता रहा है, एक साथ दोनों का इमोशन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आई टुक यू फॉर द एल्फ who crowned with beams once passed before me in my childish dreams, तो मैंने देख करके तुम्हें, जब मैंने देखा था मुझे लगा था कि तुम शायद वही एल्फ हो। एल्फ यानी आप सेराफिम कह सकते हैं, यानी जो एंजल होता है या कोई सुपर नेचुरल बीइंग होता है, ठीक है, ऑब्वियसली नॉट ह्यूमन। क्राउंड विद बीम्स, तुम वो शायद कोई परी थे या वो शायद कोई तुम सेराफिम थे जो जिसका ऊपर ताज, जिसका सर में ताज था, किस चीज़ का, रोशनी का ताज था, किरणों का ताज था। Once passed before me in my childish dreams, जब मैं छोटा बच्चा था तब मेरे सपनों में तुम मेरे सामने से गुजर गए थे। ठीक वैसे ही स्वर्ग का कोई देवदूत जैसा, स्वर्ग का कोई अप्सरा जैसा, जिसका सर में रोशनी का ताज लगा हुआ हो, जो खूबसूरत हो, जिसका हंसी से सब चीज़ पूरा बदन से हंसी झलकता हो, वैसे ही ठीक तुम्हारे जैसा ही एक सपने में मेरा आया था, सपने में मेरे सामने से पार होके गया था। और क्या मैंने और देखा था, एंड शेड वाइट पोजीज ऑफ स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स, और वो मेरे सपने में पार होते होते बहुत ही मीठा खुशबू वाला फूलों को छिड़क करके जा रहा था। पोजी का मतलब होता है स्मॉल बंच, ठीक है, फूलों का छोटा सा गुच्छा। तो वाइट फूल उसके पास थे, बहुत ही उसमें खूबसूरत स्मेल आ रहा था, तो उसका गुच्छा गुच्छा उसके पास था, और वो जाते हुए वो सब
ऐसे फूलों का गुच्छा देते हुए छिड़कते हुए जा रहा था। ठीक है, स्टार लाइक फॉर टाइनी हैंड्स इन स्नोई शावर्स, और ऐसा लग रहा था कि वो सब जैसे सितारे वो बिखेर रहा हो, सितारे का रोशनी वो बिखेर रहा हो छोटे छोटे हाथों में, बर्फीले बरसात का जैसा, जैसे स्नोफॉल जैसा होता है ना। तो देखिएगा जब स्नोफॉल होता है तो वो जो डस्ट जैसा होता है, वो छोटे छोटे बच्चे अगर अपना हाथ निकाल के उसको पकड़ने का कोशिश करेंगे तो क्या होता है कि वो पकड़ में तो आता है लेकिन तुरंत वो पिघल जाता है ना। और सिमिलरली आप स्टार को भी ये देखिए, सितारे को भी आप दूर से देख सकते हैं, उसका ब्यूटी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उसको आप ग्रैब नहीं कर सकते, है ना। तो आप ध्यान से अगर सोचिए तो जितना भी यहाँ इमेजरी है, आप स्टार सोच लीजिए या स्नो सोच लीजिए, ठीक है ना, ये सब सब वाइट है, यानी सब प्योरिटी को मतलब एग्जाम्प्लीफाई करता है। सब चीज़ ब्यूटी को, एक तरीके का पीस को, एक तरीके का सेटिस्फैक्शन को, एक तरीके का आनंद को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसके बावजूद सब क्या है, ट्रांजिटरी है। देखने में बहुत खूबसूरत है लेकिन शॉर्ट लिविंग है, थोड़ा देर के लिए ही मज़ा देता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। उसको आप दूर से देख सकते हैं लेकिन उसको आप अपना नहीं बना सकते, पास में अपना कब्जा करके रख नहीं सकते। तो ये जो मैंने ड्रीम में देखा था, तुम वैसे ही हो, तुम्हारे अंदर वो सारा इथीरियल क्वालिटीज़ है, तुम स्वर्ग का अप्सरा जैसे ही हो, लेकिन जैसे मेरा ड्रीम वो ड्रीम में ही मतलब कन्फाइंड रह गया, वो कभी रियलिटी नहीं बन पाया, वो कभी परमानेंट नहीं बन पाया, तो तुम्हारा प्यार भी वैसे ही ड्रीम लाइक रह गया। जिसको मैंने सोचा था परमानेंट होगा, जो मुझे खुशी तो दिया, बट दैट वो ट्रांजिएंट, दैट वो शॉर्ट लिविंग। मैंने सोचा था परमानेंट खुशी मिलेगा, बट नहीं मिला। यहीं पे उनका सिंबॉलिज्म दिखाता है कि कैसे हम लोग का ज़िंदगी में ऐसा कुछ परिस्थिति आता है जहाँ ड्रीम और रियलिटी दोनों एक साथ मिल जाते हैं। आप ड्रीम से रियलिटी को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही एक तरीके से शॉर्ट लिव है, ट्रांजिटरी है और फॉल्स है। कुछ भी चीज़ परमानेंट ट्रू नहीं है, क्योंकि कुछ भी चीज़ परमानेंटली होल्ड नहीं करता है। ओके, तो ये था पूरा पोएम। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक खबर पहुँचे। और ऐसे कोई और भी पोएम, प्रोज, ड्रामा, नॉवल कुछ भी हो, उसमें आपको हेल्प का दरकार हो तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन कीजिएगा, उसमें हम लोग जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज स्टे